जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का जीके जीएस ट्रेंडिंग में बेहद स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ झारखंड में जो सीजीएल का यानी कि झारखंड सचिवालय का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का ठीक है पार्ट नंबर 2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो जिसमें अभी हम लोग सबसे पहले साइंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है इसमें एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, और एक तरफ उसका मतलब उसको किस चीज़ में मतलब हम लोग मापते हैं, ठीक है, वो चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों जैसे कि क्यूसेक है, ठीक है, तो क्यूसेक को दोस्तों हम लोग प्रवाह की धारा मतलब कि जैसे कि दोस्तों नदी वगैरह में जब जल बहता है, ठीक है, तो उसमें कितना लीटर पानी बह रहा है दोस्तों, ठीक है, उसको नापने के लिए हम लोग क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से बाइट से क्या होता है दोस्तों, बाइट कंप्यूटर का दोस्तों स्पीड को मापा जाता है। इसी तरह से जब आप देखेंगे, इसी तरह से दोस्तों देखिए आप रिक्टर से भूकंप के का कितना स्पीड होता है दोस्तों उसको नापा जाता है। और बार से दोस्तों दाब का दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 72 कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। बताइए कब इसको अधिक मालूम पड़ेगा। जब दोस्तों लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी लिफ्ट में कोई भी लोग बैठा होगा दोस्तों तो आप अनुभव किए होंगे जब आप ऊपर में जा रहे होंगे, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, तो व्यक्ति अपना भार, ठीक है, अनुभव करता है, मतलब अधिक अनुभव करता है। ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति जब लिफ्ट से ऊपर से नीचे आता है तो वह अपना भार शून्य, उसको अपने लगेगा कि मेरा भार कुछ नहीं है, मेरा वजन कुछ नहीं, मतलब कि अपना भार शून्य महसूस करेगा। लेकिन व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जाएगा यानी कि लिफ्ट जब ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगी, त्वरित करेगी, ठीक है, तो व्यक्ति अपना भार अधिक महसूस करेगा। तो ही पूछ रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा। तो जब दोस्तों लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश इसलिए दोस्तों कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। मतलब कि दोस्तों इसका सही आंसर तो सी होगा। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है दोस्तों। तरंगदैर्घ्य मतलब कि दोस्तों प्रकाश का जो स्पीड हो गया, ठीक है, जब प्रकाश दोस्तों चल रहा होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो छोटा होता है मतलब कि वह उसका जो विवर्तन होता है बहुत मतलब दोस्तों कम होता है। ठीक है, तो जिसका कारण कि जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 74 कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब पानी में नमक हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो उसका जो क्वथनांक है वह बढ़ जाएगा और जो उसका जमाव बिंदु है वह घट जाएगा। तो सही आंसर इसका बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 75 देखिए, प्रश्न नंबर 75 कि विद्युत मोटर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए विद्युत मोटर के बाद देखिए कि विद्युत ऊर्जा को दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पंप वाला जो कुछ लगाते हैं ना, लाइन से जो चलाने वाला पंप होता है, ठीक है, जैसे समरसेबुल लगाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। याद रखिएगा कि जो विद्युत मोटर हम लोग आते हैं दोस्तों घर में, ठीक है, पंप ये सब चलाने के लिए यानी कि सिंचाई में प्रयोग करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा को लेने के बाद वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखिए कि सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ कुछ आविष्कारक हैं और एक तरफ कुछ आविष्कार दोस्तों। जैसे कि जॉन गुटेनबर्ग दोस्तों ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार किए थे। जॉन गुटेनबर्ग जो हैं ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं। W.K. रोएंटजन दोस्तों ये एक्सरे के आविष्कारक है दोस्तों। किसके? एक्सरे के, याद रखिएगा। माइकल फैराडे दोस्तों, माइकल फैराडे किसके? तो डायनेमो के आविष्कारक हैं। माइकल फैराडे डायनेमो के आविष्कारक हैं। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल दोस्तों, तो ये टेलीफोन के दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। ठीक है, प्रिंटर प्रेस के दोस्तों कौन है? प्रिंटर प्रेस इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या है? जॉन गुटेनबर्ग। क्या नाम उनका दोस्तों? जॉन गुटेनबर्ग, याद रखिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77। 77 प्रश्न में दोस्तों कुछ कथन दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सही आंसर करना है दोस्तों। जैसे कि देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, बताइए। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिए। बर्फ़ का गलना दोस्तों, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बर्फ़ जब पिघलेगा, ठीक है, फिर से उसको हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कि दोस्तों पहले वाला अवस्था अपने फिर से धारण कर ले, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है दोस्तों जो कि जैसे कि कागज़ हो गया, जल गया दोस्तों, राख बन गया, लेकिन फिर से वो कागज़ नहीं तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, वह रासायनिक परिवर्तन हो गया, कागज़ का जलना। इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि मोमबत्ती का जलना कैसा होता है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है दोस्तों। तो देखिए, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि पिघलता है मोम, फिर से वह जम जाएगा, तो वो उसी अवस्था में आ गया, मतलब कि यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का दोस्तों जलना, जब मोमबत्ती जलता है, ठीक है, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है दोस्तों तो ख़त्म हो जाता है, फिर से तो वो मोम के परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना, मोम का पिघलना दोस्तों यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और दूध का स्कंदन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यह रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध का स्कंदन, याद रखिए। तो केवल 3 सही होगा, यानी कि ए आंसर। देखिए, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, शीशा, तो शीशा क्या होता है, देखिए सबसे पहले सोडियम दोस्तों, चाकू से आसानी से सोडियम को काटा जा सकता है, ठीक है। चांदी क्या होता है दोस्तों, तो ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का कुचालक दोस्तों ना। देखिए, तो शीशा दोस्तों ऊष्मा का कुचालक होता है, शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है। चांदी विद्युत का सुचालक होगा दोस्तों, चांदी विद्युत का सुचालक होगा। और पारा दोस्तों क्या होगा, तब पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है दोस्तों, पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है, याद रखिएगा दोस्तों कि जो पारा होता है वह कमरे के ताप पर द्रव होता है। शीशा दोस्तों, देखिए शीशा क्या होता है, तो शीशा विद्युत का कुचालक होता है, चांदी विद्युत का सुचालक होता है, और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए, प्रश्न नंबर 79 कि ग्राफीन क्या होता है दोस्तों। तो जो ग्राफीन होता है, ठीक है, वह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, यानी अपरूप होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नैनो प्रतिरूप या फिर अपरूप, याद रखिए, पहला आंसर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 80 कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है दोस्तों, मतलब कि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी रखता है दोस्तों, फ्लोरीन। कौन रखता है सबसे ज़्यादा निगेटिविटी, फ्लोरीन। इससे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, हैलोजन में फ्लोरीन। याद रखिए दोस्तों कि हैलोजन में क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और शायद एस्टाटाइन आता है ना, यही 5 आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी शो करेगा फ्लोरीन करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होगा हैलोजन समूह में फ्लोरीन होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 81 देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, बताइए किसको विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो नाइट्रोग्लिसरीन, सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों कि नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी विस्फोटक तरल पदार्थ होता है। याद रखिए कि नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी, मतलब दोस्तों, ठीक है, कि एक भारी विस्फोटक तरल पदार्थ के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 82 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि दोस्तों जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों ये बारूद में प्रयोग होता है, याद रखिए पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों बारूद में प्रयोग होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और दोस्तों बता दें आपको कि पोटेशियम सल्फेट दोस्तों उर्वरक में प्रयोग होता है, पोटेशियम सल्फेट कहाँ पे होगा दोस्तों, उर्वरक में, याद रखिएगा दोस्तों। फिर देखिए आपका जैसे कि हो गया दोस्तों आपका मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, यह दोस्तों बेकरी में उपयोग होता है, कहाँ पे होता है, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट दोस्तों बेकरी में, याद रखिएगा दोस्तों। और आपका जो पोटेशियम ब्रोमाइड है दोस्तों यह फोटोग्राफी में यूज होता है, कहाँ पे, फोटोग्राफी में यूज होता है, याद रखिए दोस्तों। फिर से एक बार हम कर देते हैं
देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड कहाँ पे होता है दोस्तों? फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों बारूद में। पोटेशियम सल्फेट कहाँ पे होगा? उर्वरक में। और पोटेशियम मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट दोस्तों बेकरी में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 83 की तरफ। 83 कि उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जाता है? बताइए उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जीनोम एडिटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोम एडिटिंग। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा कि उस तकनीक का नाम है दोस्तों जीनोम एडिटिंग, जिसमें किसी जीव का डीएनए को बदल दिया जाता है। ठीक है, जीनोम एडिटिंग। चलिए थोड़ा सा दोस्तों आवाज़ बहुत हम धीरे धीरे बोल रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी मेरा दोस्तों दूसरे के रूम में रहना हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में तो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। चलिए देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसी प्रकार भिन्न होती है। किस प्रकार मतलब कि भिन्न होती है दोस्तों? तो अब सभी को पता होगा दोस्तों कि जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। वही पूछ रहा है दोस्तों कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति से। ठीक है, चूँकि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताइए। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है डी दोस्तों। अब क्यों नहीं सुमेलित? देखिए जो एजेटोबैक्टर एक प्रकार का दोस्तों जीवाणु होता है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन की उपलब्धता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि खेती में जैसे कि दोस्तों हम लोग जो दाल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एजेटोबैक्टर जो जीवाणु होता है वह दोस्तों नाइट्रोजनीकरण का क्रिया करता है। ठीक है, यह मृदा में यानी कि मिट्टी में दोस्तों स्वतंत्र रूप से रह करके असहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण करता है, जिससे कि पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास कर पाते हैं दोस्तों। किसके कारण? तो एजेटोबैक्टर जो जीवाणु होता है उसके कारण। तो सही आंसर डी होगा। ठीक है, क्योंकि जो एजेटोबैक्टर होता है वह जैव कीटनाशी नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है? यह दोस्तों नाइट्रोजनीकरण क्रिया में यह काम देता है। चलिए प्रश्न नंबर 86 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों ये जो द्रास शर्करा होता है दोस्तों, यह कहाँ पे होता है? मतलब दोस्तों किस में? ठीक है, जैसे कि फल शर्करा में दोस्तों फ्रुक्टोज पाया जाता है। चीनी में दोस्तों क्या पाया जाएगा? चीनी में सुक्रोज पाया जाएगा। ठीक है, दूध शर्करा में क्या पाया जाएगा दोस्तों? तो लैक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, स्टीविया में दोस्तों क्या पाया जाएगा? स्टीविया में दोस्तों प्राकृतिक अस्वीटनर। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जिसको कि डायबिटीज़ हुआ रहता है वे लोग इसका प्रयोग करते हैं। और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों द्राक्ष शर्करा। ठीक है, तो द्राक्ष शर्करा दोस्तों ग्लूकोज में होता है। किस में होता है? ग्लूकोज में। याद रखिए दोस्तों द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज में होगा। तो सभी के सभी मिल गए दोस्तों कि, और आपका दोस्तों फल शर्करा में तो दोस्तों पता है कि फ्रुक्टोज आपको तो मिल गया। फल शर्करा में फ्रुक्टोज, आपका दूध शर्करा में दोस्तों लैक्टोज, चीनी शर्करा में दोस्तों चीनी में सुक्रोज, और स्टीविया में दोस्तों प्राकृतिक अस्वीटनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87 कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है दोस्तों? तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है दोस्तों ओ में भी देखिए एक O- होता है, एक O+ होता है दोस्तों। तो जो O- होता है यह यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों। कौन? O-। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों एक होता है दोस्तों AB+ और AB दोस्तों माइनस। तो जो AB+ होता है दोस्तों यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सबसे ये जो ब्लड ग्रुप है AB+ ये सबसे ब्लड दोस्तों ले सकता है। ठीक है, लेकिन सबको ब्लड देने वाला O- होता है। O+ नहीं होगा दोस्तों, O+ सबको नहीं देगा, लेकिन O- सबको दे सकता है और AB+ सबसे ब्लड ले सकता है। इसका कारण हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसका कारण क्या होता है।
सबसे पहले एक बार सुन लीजिए दोस्तों कि जो रक्त मतलब कि दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो चूँकि सबको ब्लड दे सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रतिजन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन, यह नहीं होता है। और इसका जो ब्लड सभी मतलब व्यक्ति को, ठीक है, सभी वर्ग के यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ओ माइनस जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ओ माइनस ये सबको दिया जा सकता है, क्योंकि ओ माइनस में, ठीक है, किसी प्रकार का एंटीजन यानी कि प्रतिजन नहीं होता है। देखिए प्रश्न नंबर 88 कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि थायराइड ग्रंथि का यह नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है दोस्तों। हम लोगों के गला में दोस्तों एक थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। अगर दोस्तों हम लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि गला के पास जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा होते जाता है, ठीक है। इसलिए थायराइड ग्रंथि का जो नियंत्रण है आयोडीन युक्त नमक करता है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है किसमें, थायराइड ग्लैंड के नियंत्रण में। सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 89 देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। अफीम दोस्तों, तो अफीम दोस्तों फल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा दोस्तों। हींग कैसे प्राप्त होता है, तो हींग दोस्तों जड़ से प्राप्त होता है। रबड़ दोस्तों कैसे, तो रबड़ दोस्तों तना से प्राप्त होता है, रबड़ तना से प्राप्त होता है। और पुनैन के छाल, पुनैन दोस्तों छाल से प्राप्त होता है। पुनैन पेड़ के छाल से प्राप्त होता है, जो कि बुखार यानी कि मलेरिया में काम देता है दोस्तों। पहले पुनैन की छाल से ही, ठीक है, मलेरिया को ठीक किया जाता था। रबर दोस्तों कैसे प्राप्त होता है, तो तना से प्राप्त होता है, रबर तना से। हींग दोस्तों जड़ से प्राप्त होता है। और अफीम दोस्तों फल से, अफीम फल से। चलिए प्रश्न नंबर 90 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, वही मिलाना है दोस्तों। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक जो 74 होता है दोस्तों वह ट्यूमर की पहचान में होता है दोस्तों। कहाँ पे, ट्यूमर की पहचान में। कोबाल्ट 60 दोस्तों कैंसर रोग के उपचार में। आयोडीन 131 दोस्तों थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। और सोडियम 24 दोस्तों रक्त व्यतिक्रम में। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में। चलिए दोस्तों, तो आपका यहाँ पे साइंस समाप्त होता है। और आगे जो भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर का जो हम लोग प्रश्न किया करते थे, ठीक है, इसमें क्या हो गया है दोस्तों, इसमें कि जो पिछला सेट था यानी कि सेट नंबर 6 का दोस्तों, आप 6 नंबर सेट भी देख सकते हैं। 6 नंबर सेट्स का ही सभी प्रश्न इसमें 20 का 20 दे दिया गया है, ठीक है। मतलब पता नहीं मिस प्रिंट हो गया या फिर क्या हो गया, तो एक बार आप लोग देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं। सबका एक बार रिवीजन हो सकता है आपका, ठीक है दोस्तों। जिसकी प्रश्न नंबर 131 है, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या बोला जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। फिर आपका दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से दोस्तों ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए था दोस्तों। AI है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये सभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 132 देख सकते हैं। देखिए यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या होता है दोस्तों, इसका जो विस्तारित रूप होता है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का। प्रश्न नंबर 133 कि CPU को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों, तो CPU को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा 3 भाग है, ALU होता है दोस्तों, एक ALU होता है दोस्तों, CPU होता है और मेमोरी होता है। तीसरा कौन होता है, मेन मेमोरी, या फिर उसको मेमोरी ही बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 134 कि निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए तो आपका जो स्विच होता है दोस्तों, कौन सा स्विच, सॉरी दोस्तों स्विच नहीं बल्कि वेबकैम मतलब दोस्तों जो हम लोग कैमरा लगाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो कैमरा लगा होता है, कंप्यूटर में दोस्तों कंप्यूटर का जो कैमरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेबकैम। तो जो वेबकैम होता है दोस्तों इनपुट का काम करता है। क्योंकि हम लोग अगर अपना चेहरा देखेंगे या फिर कंप्यूटर के सामने आप बैठे, ठीक है, तो सबसे पहले कोई आपका चेहरा लेगा तब ना डिस्प्ले यानी मॉनिटर पे दिखाएगा, ठीक है। तो जो इनपुट के रूप में दोस्तों कैमरा का प्रयोग होता है यानी कि वेबकैम। बाकी प्रिंटर दोस्तों तो आउटपुट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। मॉनिटर भी आउटपुट के रूप में दोस्तों, जब कंप्यूटर आपका चेहरा लिया फिर मॉनिटर पे दिखाया तो इसलिए मॉनिटर आउटपुट के रूप में कार्य करता है और कैमरा इनपुट के रूप में कार्य करता है। चलिए प्रश्न नंबर 135 देखिए दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या फिर टेक्स्ट जोड़ने या फिर रखने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपका इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या फिर कोई भी टेक्स्ट यानी जो आप लिखते हैं उसको जोड़ने या फिर रखने के लिए हम लोग इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 136 कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए दोस्तों, बताइए। इनपुट, आउटपुट, CPU, इस मेमोरी या फिर ये सभी। तो इसमें आंसर होगा ये सभी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 137 देखिए कि डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, बताइए। तो डिस्क की जो मुख्य डायरेक्टरी होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है रूट। इसको क्या बोला जाता है, रूट। जी हाँ दोस्तों, डिस्क की मुख्य जो डायरेक्टरी होता है उसको रूट कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 138 कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, बताइए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स को आमतौर पर दोस्तों क्या कहा जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए प्रश्न नंबर 139 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है, बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, यह उसको नहीं करता है। बाकी सभी के सभी जो हैं दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन करते हैं। मतलब कि ए भी दोस्तों करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, लेकिन सही इसका आंसर जो होगा डी होगा दोस्तों। सही आंसर डी होगा, चूँकि जो आपका दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर का, ठीक है, जो सही वर्णन है दोस्तों, सही वर्णन जो नहीं है वह डी है दोस्तों, कि यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है दोस्तों। तो यह गलत है और सही, इसलिए जिसमें दोस्तों नहीं वाला चुनना था, इसलिए जिसका सही आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 140 कि मशीन लैंग्वेज खाली स्थान का प्रयोग करती है दोस्तों। तो जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, वह दोस्तों CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। किसका, CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। देखिए प्रश्न नंबर 141 देखिए कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, बताइए। तो जावा के जो आविष्कारक हैं दोस्तों सन माइक्रोसॉफ्ट हैं दोस्तों। कौन है, सन माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिए दोस्तों, एक जो जावा जो लैंग्वेज है दोस्तों, जैसे कि C है, C++ है, जावा है, तो जावा के जो आविष्कारक है उनका नाम है सन माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न नंबर 142 कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 143 की IP पता दोस्तों, एक IP पता है दोस्तों किस चीज़ का, कितना का दोस्तों। तो यह जो दोस्तों यह दोस्तों एक 32 बिट का कोड, ठीक है, इसमें 4 अष्टक होते हैं और नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 144 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग या स्पैम दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा स्पैम होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 145 कि दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और ही खाली स्थान विकसित किया गया था दोस्तों। तो दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का जो नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके जो खोजकर्ता हैं टिम बर्नर-ली। यह किया गया था 1995 में। याद रखिएगा दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW दोस्तों, यानी WWW। चलिए प्रश्न नंबर 46 कि इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है। तो होस्ट का अर्थ होता है दोस्तों वह कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़ा हो। होस्ट का मतलब हुआ दोस्तों कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। चलिए प्रश्न नंबर 147 देखिए कि पेज प्रीव्यू मोड में खाली स्थान दोस्तों। तो पेज जो प्रीव्यू मोड होता है, ठीक है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप प्रिंट करना चाहते हैं कुछ भी चीज़ और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखे हैं, अब चाहते हैं कि हम सबको प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, यानी कि तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना होगा और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो एक बार में आप सभी पेज को देख सकते हैं। इसलिए बोला कि पेज प्रीव्यू मोड में, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 148 कि वर्ड में अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है दोस्तों। तो इसमें जो करता है दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार। कौन सा, फॉर्मेटिंग टूल बार। चलिए प्रश्न नंबर 149 की एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, बताइए। तो एक्सेल में जो सेल की पहचान होता है दोस्तों वह करेगा नाम। सही आंसर 149 का बी। चलिए
प्रश्न नंबर 150 की इंटिटीज गुण और संबंध किससे संबंधित है बताइए। तो इंटिटीज जो गुण और संबंध है, ठीक है, यह डेटा की तार्किक अवधारणा से संबंधित है। सही आंसर इसका सी होगा। चलिए दोस्तों, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।